अपवाह वेग के लिए हमने व्यंजक भी ज्ञात करा था, एक्सप्रेशन ज्ञात करा था, जो कि क्या है हमारा Vd इज इक्वल्स टू E Na। ठीक है, Vd का मान हमारे पास किस रूप में आया था, -E/mL इंटू टॉ के फॉर्म में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किस किस के मध्य से बाद हमने धारा और अपवाह वेग के मध्य रिलेशन निकाला। धारा अपवाह वेग के मध्य क्या रिलेशन आया था हमारे पास, शॉर्ट में आपको बताया था I इज इक्वल्स टू वीना। शॉर्ट उसका एक ट्रिक बताई थी आपको कि I इज इक्वल्स टू क्या होगा, वीना। वीना मतलब VDENA। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। सिंपल से इसकी क्या परिभाषा है कि विद्युत प्रतिरोध या रेसिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि उसमें विद्युत धारा को बहने से क्या करता हो, रोकता हो। सिंपल सी चीज़ है कि विद्युत धारा को आगे की ओर बढ़ने से रोकने वाला जो घटक है या रोकने वाला जो गुण है वही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो कि पदार्थ में विद्युत धारा को बहने से रोकता हो। तो विद्युत प्रतिरोध या रेसिस्टेंस एक ऐसा गुण होता है पदार्थ का जो कि उस पदार्थ में विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है, उसे रेसिस्ट करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रोकने को ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं। हमें क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। कहीं शब्द ये भी मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करता है या रोकता है, उसको क्या कहते हैं, हम रेसिस्टेंस करते हैं, उसे रेसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें प्रतिरोध की परिभाषा देनी हो तो प्रतिरोध की क्या परिभाषा होगी बच्चों, इसकी परिभाषा ये बताई गई कि अगर किसी भी चालक में हमने अगर विभवांतर, यदि किसी भी चालक में अगर उसके दोनों सिरों के मध्य हमने विभवांतर कितना लगा रहे हैं, V लगा दिया, और जिसमें कि धारा कितनी फ्लो कर रही है, I धारा यहाँ पे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस दिशा में गति करेंगे। क्लियर, विद्युत धारा I क्या कर रही है, उसमें फ्लो कर रही तथा इन दो चालक के मध्य हमने विभवांतर कितना लगा दिया है, V लगाया है, तो विभवांतर V व धारा I का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल से इसकी परिभाषा क्या है कि R किसके बराबर होता है, V/I के बराबर। ये क्या इसकी परिभाषा। क्लियर, कि अगर हमें डेफिनेशन देनी है किसकी, प्रतिरोध की, रेसिस्टेंस की, तो क्या होगी परिभाषा, किसी भी चालक के मध्य I धारा बहने पर उसके मध्य V विभवांतर लगाए जाने पर विभवांतर V व धारा I का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे ये तो ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ से भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है, परंतु एक इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको बच्चों कि ये क्या है, इसकी ये जो परिभाषा है ये सदैव सत्य होगी। क्या होगी, सदैव सत्य होगी। इसका कोई भी ये नहीं कह सकते कि हम ये गलत हो सकती है, हमेशा सत्य होगी कि इसका R को हम कब डिफाइन करेंगे, दोनों का अनुपात जब होगा। लेकिन अगर हम इसको ओम्स लॉ से अगर हम डिफाइन करते हैं, या आगे आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ से अगर डिफाइन करें तो ओम्स लॉ क्या होता है कि V क्या है, विभवांतर V धारा I की क्या होता है, समानुपाती होता है, या V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट है। कि लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक पदार्थ के लिए प्रतिरोध क्या हो, कांस्टेंट बना रहे। क्या ये सत्य हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि ओम्स लॉ के द्वारा अगर हम प्रतिरोध को डिफाइन करें तो ओम्स लॉ के द्वारा प्रतिरोध को डिफाइन करने पर हम डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन सदैव ये सत्य हो ये जरूरी नहीं है।
नियत ही हो, कभी कभी प्रतिरोध चेंज भी होगा। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जो ये डेफिनेशन है ये हमेशा क्या होगी, आपकी करेक्ट होगी। ओम्स लॉ के द्वारा जो दी गई परिभाषा किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में तो सही होगी, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे सत्य नहीं होगी। क्लियर? तो अगर हमें डिफाइन करना है प्रतिरोध को तो हम कौन से किस सूत्र से डिफाइन करेंगे, इसके द्वारा दैट आर इज द वी अपॉन आई, विभवांतर वी और धारा आई के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर है दोनों कंडीशन? अब अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, विभवांतर के लिए वोल्ट और धारा के लिए एम्पियर, और इसको क्या कहा जाता है, ओम। ये इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से सिग्मा बोलते हैं सिंबल को, कि प्रतिरोध के लिए जो सिंबल यूज में लिया जाता है वो सिंबल क्या है हमारा, ओम या वोल्ट पर एम्पियर। ओम को हम वोल्ट पर एम्पियर ही तो कहेंगे, ओम का मतलब क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। तो ये इसका मात्रक हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारी परिभाषा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, तो प्रतिरोध को परिभाषित आप कैसे करेंगे कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ के अंदर विद्युत धारा को वह बहने से क्या करता है, रोकता है। वह गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, उसका विद्युत प्रतिरोध। तथा प्रतिरोध को अगर परिभाषित किया जाए तो प्रतिरोध किसके बराबर होगा, किसी चालक के मध्य लगाए गए विभवांतर व उसके अंदर बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर। और जो कि यह सूत्र हमेशा सत्य हो गई है, ये दी गई परिभाषा सदैव क्या होगी, सत्य होगी। परंतु ओम्स लॉ की द्वारा दी गई परिभाषा कहीं कहीं तो सत्य होगी और कहीं कहीं सत्य नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हो गया हमारे पास इसकी परिभाषा। क्लियर? अगर अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अगर इसका हमें क्या निकालना है, व्यंजक ज्ञात करना, एक्सप्रेशन निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बार आ भी चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध की कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है और कई बार क्या पूछा जाता है, इसका एक्सप्रेशन तो बहुत बार आ चुका है। इसका एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल बेसिस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए भी आता है और एज ए न्यूमेरिकल तो यूज में होता ही है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, इसका व्यंजक किसके लिए, विद्युत प्रतिरोध के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यंजक और विद्युत प्रतिरोध निकालने के लिए वही जो हमने इससे पहले जो परिभाषा यूज में दी थी वही सारी देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी, एक हमने आई और वी के मध्य क्या निकाला था, संबंध निकाला था, जहाँ आई बराबर क्या था, वी ना। अब तो याद रहेगा हमेशा आई और वी के मध्य संबंध, आई बराबर क्या है हमारे पास बच्चों, आई इज इक्वल्स टू वी ना। आई और वी के मध्य जो हमने संबंध निकाला था उसी के आधार पर आई इज इक्वल्स टू क्या है, वी डी ई एन ए, ये हमारा समीकरण 1। तथा इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, और इससे पहले हमने वीडी के लिए क्या निकाला था, व्यंजक ज्ञात किया था। वीडी के लिए क्या व्यंजक था हमारे पास, अगर ई विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखे थे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम माइनस ई अपॉन एम टॉ। ये हमने सिद्ध भी करा था, टॉ एवरेज लिखने की जरूरत नहीं, हम टॉ ही लिख के उसमें लेते हैं। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे माध्य विश्रांति काल है। और अगर इसे हमने विभवांतर के रूप में लिखा तो विभवांतर के रूप में हमारे पास क्या है था मान, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल, तो ई वी अपॉन एम एल टॉ। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एक ऐसी राशि है, अब यहाँ पे ये कैसी राशि है, स्केलर अदिश राशि है, क्योंकि v क्या एक अदिश राशि है, बाकी सभी के अदिश राशि है, तो यहाँ पर इसकी दिशा को हम क्या करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, केवल परिमाणों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हटा दी, वी डी इक्वल्स टू ई वी अपॉन एम एल टॉ। अब ये मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर जैसे देख लो, ये हमारा चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, विभवांतर कितना है, v है, इसकी लंबाई कितनी है, l है। ठीक है, तो
एक में रखने पर आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी डी का मान हमने क्या रख दिया, ई वी अपॉन एम एल टॉ ई एन ए, या आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए बी अपॉन एम एल। क्लियर? यहाँ तक मान आ गया, सीधा हमने किसका मान रख दिया, वीडी का मान रख दिया। अब आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू, अब इसको किस रूप में लिया है, वी अपॉन आई के फॉर्म में अगर लिखे, किस रूप में लिखे, वी अपॉन आई के फॉर्म में लिखे, तो वी अपॉन आई, ये आई यहाँ पे लेके आ गया और बाकी सारी टर्म क्या हो गई, साइड चली गई, तो वी अपॉन आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए, ये आ गया मान, जहां आर की परिभाषा अनुसार वी अपॉन आई किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आर बराबर क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन ए के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो n जो है वो कांस्टेंट, n जो है क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर E भी क्या है, आवेश कांस्टेंट, तो भी क्या है, विश्रांति काल, केवल किसमें चेंज हो रहा है, L और A में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरा मान है ये क्या है, नियत है, और इस नियत मान को ही किससे व्यक्त किया गया है, रो से। ये इसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। आर बराबर क्या लिख दिया हमने, रो एल अपॉन ए, जहां आर किसके बराबर है, जहां रो किसके बराबर है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर, जहां रो किसके बराबर है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर। तो अगर हमने इनके क्या लिखते हैं कि यहाँ पर किस किस को व्यक्त कर रहा है, देखो बच्चों किस किस को व्यक्त कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। एम क्या है, आवेश का द्रव्यमान, चेंज नहीं हो रहा। एन क्या है, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टॉ क्या है यहाँ पे हमारे पास, विश्रांति काल। विश्रांति काल आपको बताया था, विश्रांति काल क्या होता है, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय क्या होता है, विश्रांति काल कहलाता है। कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, यहाँ गया, एक कर्नल से किसी भी पॉजिटिव एटम से क्या करा, जाके टकराया, फिर दूसरे पॉजिटिव एटम से टकराया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो क्रमागत टक्कर हो गई। इन दोनों टक्करों के मध्य लिया गया, थोड़ी देर के लिए क्या करता है, ये आराम कर लेता है। तो वो थोड़ी देर तक जो विश्राम करता है, आराम कर लेता है, वही टाइम क्या कहलाता है, हमारा विश्रांति काल कहलाता है। और वो लगभग ये सारी चीजें क्या बनी है, अगर वही सेम यही आवेश है तो सबके लिए मान क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। और ये जो पूरा मान है, यहाँ कह सकते हैं कि ये इनका सभी का जो मान है वो किसके बराबर है, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी रो के बराबर है। अर्थात प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी किसके बराबर होती है, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर। और ये जो मान है ये किस पर निर्भर करता है बच्चों, किस पर निर्भर करता है, ताप व पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, केवल ताप व पदार्थ पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास
एक रॉड है, ठीक है। कॉपर की रॉड पहले कितनी थी, हमने उसको खींच के क्या कर दिया, इतना लंबा कर दिया, क्लियर। खींच के जब इससे इतना लंबा कर दिया तो अब हम क्या कहेंगे, उसका प्रतिरोध तो क्या हो गया, बदल गया। प्रतिरोध बदल गया ना, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, एल और ए पे। उसकी लंबाई क्या हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो लंबी हो गई, तो आर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इट मीन्स प्रतिरोध तो क्या हो गया, चेंज हो रहा है, परंतु उसकी जो प्रतिरोधकता है बच्चों, पहले भी वो कॉपर वायर ही था और अभी भी क्या है, वो कॉपर वायर है, तो उसकी प्रतिरोधकता लेकिन चेंज नहीं हो रही। उसकी प्रतिरोधकता क्या बनी हुई है, समान बनी हुई है। उसमें अभी भी आवेशों का द्रव्यमान m ही है, उसमें अभी भी प्रत्येक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, आवेश कितना है, e है, और टॉ भी क्या है, उतना ही है जितना पहले था। इट मीन्स ये सारी चीजें उस कॉपर के वायर को यहाँ तक जिसकी लंबाई थी उसे खींचकर उसकी जो हमने लंबाई बढ़ा दी, तो भी उसकी प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स वो किस पे निर्भर कर रहा है, पदार्थ पे निर्भर कर रहा है। इसी तरह से ताप पर कैसे निर्भर करेगा, ताप पे किस में निर्भर करेगा, कि अगर ताप नियत ताप पर ये सारे मान क्या रहेंगे, नियत बने रहेंगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, तो ही क्या होगा, इनके मानों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर। इट मीन्स कि अगर हमने ताप में क्या होगा, एकदम से बहुत अधिक वृद्धि कर दी, बहुत अधिक वृद्धि कर दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बहुत अधिक सक्रिय हो गए। इलेक्ट्रॉन इतने अधिक सक्रिय हो गए, वो बहुत तेज तेज गति कर रहे हैं, तो प्रत्येक आयतन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी क्या हो गया, बढ़ गया। किसी एक पर्टिकुलर आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी क्या हो गया, बढ़ गया, n बढ़ गया। अब टॉ भी क्या हो गया, जब n बढ़ गया, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन कर रहे हैं, तो उनको बहुत कम समय मिल रहा है आराम करने का, तो विश्रांति काल कम हो गया। आ रही बात समझ में। इट मीन्स कि सारे मान किस पर निर्भर कर रहे हैं, ताप व पदार्थ में निर्भर कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि एक निश्चित पदार्थ व एक दिए गए पदार्थ व ताप के लिए रो का मान क्या बना रहता है, नियत बना रहता है, प्रतिरोधकता नियत बनी रहती है। लेकिन जब ताप में परिवर्तन होगा या हमने पदार्थ ही चेंज कर दिया, तो ही रो की वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। क्लियर है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो पूछा जाता है प्रतिरोधकता के लिए व्यंजक याद कीजिए, या निकालने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। तो एक बार दोबारा देख लें, हमने यहाँ पे कौन सा सूत्र लिया था, I इज इक्वल्स टू V ना सूत्र लिया था, VD की वैल्यू रख दी, VD इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस E अपॉन M इंटू टॉ, वहाँ से E की वैल्यू रख दी M अपॉन V अपॉन L, VD इक्वल्स टू EV अपॉन ML इंटू टॉ। ये मान हमने VD का उसमें रख दिया था, I इज इक्वल्स टू VD ENA में, उसको हल कर लिया, V अपॉन I की वैल्यू निकाली, ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ A आ गया। और जहाँ ये पूरा मान क्या है, नियत है, इस नियत मान को हमने किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, रो से, जहाँ रो क्या कहलाती है, पदार्थ की प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहलाती है। और ये हमने बता दिया कि प्रतिरोधकता केवल एक दिए गए ताप व पदार्थ पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है, कि पदार्थ जब चेंज होगा तो ही प्रतिरोधकता चेंज होगी, ताप कम होगा या बढ़ेगा तो ही प्रतिरोधकता चेंज होगी, अन्यथा क्या बनी रहेगी, समान बनी रहती है। क्लियर। इट मीन्स R L के तो क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है बच्चों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, एक एक करके सारे सूत्र आपको दिमाग में, माइंड में रखने। अब हमने पहले VD का सूत्र पढ़ा था, उसके बाद हमने किसका सूत्र पढ़ा था, ये 4-5 सूत्र जो आप पढ़ते जा रहे हो इनको रिमाइंड करते रहा करो बार बार। कौन कौन से सूत्र पढ़े आपने, 3-4 सूत्र ही पढ़े अभी तक। सबसे पहले आपने किसके लिए, VD के लिए पढ़ा था, VD इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, माइनस E अपॉन M टॉ। फिर इसी को हमने किस रूप में, V के फॉर्म में पढ़ा, EV अपॉन ML टॉ। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा I इज इक्वल्स टू VD ENA, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, I इज इक्वल्स टू V ना। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा R इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ A, या रो L अपॉन A। 4 सूत्र अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और चारों ही सूत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक दो क्या देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, तब हमें एल और ए के मध्य अच्छे से संबंध पता चल जाएगा कि इसमें जो संबंध बता रखा है आर एल के समानुपाती है और ए के व्युत्क्रमानुपाती है, वो किसके आधार पर है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो आपको ट्राई करने के लिए बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद करके देखना पीछे के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई, एक तार की लंबाई L है, वह प्रतिरोध R है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो परिवर्तित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है हमें, परिवर्तित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको अच्छे से देख लो बच्चों कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि एक तार की लंबाई कितनी दे रखी है, आपको एल दे रखी है, उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर दे रखा है। यदि तार को हमने क्या करा, पहले उसकी लंबाई एल थी, प्रतिरोध आर था, उस तार को हमने खींचा इस तरह से, खींच के अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। पहले की लंबाई का कितना गुना हो गई, 2 गुना हो गई। और अब उसका प्रतिरोध क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आर किस पे निर्भर करता है, एल पे निर्भर करता है। अब जब एल चेंज हो रहा है तो ए भी क्या होगा, चेंज होगा। सबसे पहली चीज, आपको कोई एक ही चीज दे रखी होगी, या तो एल दे रखा होगा या ए दे रखा होगा, उसी के आधार पर हमने क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अब इसमें हमें क्या देखना है कि उसका आयतन क्या है, उतना ही बना हुआ है। एक ही चीज को, उसी पदार्थ की बनी हुई चीज को हमने खींचकर, पहले उतनी थी उसे खींचकर इतना कर दिया, जितना आयतन उसका पहले था आयतन अभी भी उतना है, उसको काट के कम थोड़ी कर रहे हैं हम, अभी भी वो केवल हमने उसे खींचकर क्या कर दिया। हम ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे ना मैथ्स में, कि एक हमारे पास बॉक्स था, उसको पिघलाकर हमने क्या करा, बना दिया, उसमें घन को पिघला दिया, और घन को पिघला के हमने क्या बना दिया, उससे एक गोला बना दिया। तो हम उसमें से किसी एक की हाइट पूछ लेते हैं, तो आप उन दोनों का आयतन को बराबर रख के करते हैं। बात तो ये उसी पदार्थ का हमने कोई और क्या बना दी, आकृति बना दी। क्लियर, तो वही सेम चीज इसमें कि आपने केवल उस तार को क्या करा है, खींचकर उसकी लंबाई को तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी सबसे पहली चीज कि आयतन क्या बना रहेगा, आयतन समान रहेगा। सबसे पहली चीज को, अब आयतन समान रहेगा, इसका मतलब कि उसका जो प्रारंभिक आयतन था वो उसके अंतिम आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। और आयतन पता है आपको, a × l, तो प्रारंभिक आयतन कितना था, a × l था, और बाद में आयतन कितना हो गया, सपोज एरिया कितना हो गया, a', और l कितना हो गया, 2 गुना हो गया, × 2l। क्लियर, तो यहाँ पर a' की क्या आ गई वैल्यू, a' किसके बराबर होगा, a/2 के बराबर होगा। सिंपल सी चीज है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं, अभी तो मैंने केवल आपको निकाल के बताया कि अगर एक चीज बढ़ेगी, एल बढ़ेगा तो ए उतना ही कम होगा, एल जितना कम होगा ए उतना ही बढ़ेगा। एल को हमने 2 गुना कर दिया तो ए क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, आधा हो गया। जब हमने लंबाई 2 गुनी हो गई तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो पहले हमारे पास r बराबर क्या दे रखा है हमें, रो l अपॉन a। खींचने के बाद क्या करने के बाद, खींचने के बाद r डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, रो l डैश अपॉन a डैश, और इनकी वैल्यू रख दो। l डैश कितना दे रखा है 2l, और a डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो a/2। तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर गया तो रो 4l अपॉन a, और रो l अपॉन a किसके बराबर है, r के, तो r इज इक्वल्स टू 4r के बराबर। इट मीन्स r डैश का मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर लंबाई हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध, क्योंकि उसके समानुपाती तो प्रतिरोध में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना गुना हो गया, पहले जो प्रतिरोध का था उसका कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ये तो ये हमारे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था खींचकर बढ़ाने का लिए। ठीक है, अब इसी को अगर हम चेंज करके क्या करते हैं, यहाँ पे यदि पहले लंबाई इतनी थी और यदि तार को क्या करके संकुचित करके उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। लंबाई को कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो परिवर्तित प्रतिरोध क्या होगा, सिंपल सी चीज है, परिवर्तित प्रतिरोध वही सेम चीज कि Vi इज इक्वल्स टू Vf। अब पहले लंबाई L थी, इसको क्या कर दिया, अब आधा कर दिया, तो अब A डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे A डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये कितना है L/2, और ये कितना हो गया 2A। ये तो हमारे पास मान कितना आ गया, और r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/4। सिंपल। यदि संकुचित कर दिया जाए, अब L में जितना संकुचन किया A में उतनी वृद्धि होगी। अब R क्या हो रहा है,